नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे हम किसके बारे में, विशेषण। और विशेषण में हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ रहे थे। और संख्यावाचक विशेषण में मैंने आपको बताया था वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या की निश्चितता या अनिश्चितता का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद किए थे, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या की निश्चितता का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में वे आते हैं संख्यावाचक जो गिनने वाले होते हैं। तो गिनने वाली चीज जितनी भी हैं वो निश्चित होती हैं। जो निश्चित हो गई निश्चित संख्यावाचक। मैंने फिर इसके बाद बताया था कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी हम 5 भेद कर लेते हैं। मूल रूप से 4 ही होते हैं, गणना, क्रम, आवृत्ति और समुदाय या समूह। एक और बताया था मैंने प्रत्येक वाचक, तो भी इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार इसके जो 5 भेद होते हैं वो होते हैं निश्चित संख्यावाचक के गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय या समूह, अथवा एक होता है प्रत्येक वाचक। तो गणना में तो 1 2 3 4 5 आ जाते हैं, तो गिनने वाली चीज। क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ जाता है। आवृत्ति में दोनों, तीनों, चारों, पांचों आ जाता है। समुदाय या समूह में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ये आ जाते हैं। और प्रत्येक वाचक में प्रत्येक में क्या आ जाते हैं, हर कोई, हर व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना हर का, तो हर या प्रत्येक, तो प्रत्येक घड़ी, हर घड़ी, और हर वक्त, हर मौसम, ठीक है ना, हर दिन, तो ये प्रत्येक वाचक में आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद में जो दूसरा भेद है वो कौन सा होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे जो बात करेंगे वो करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे कोई भी विशेषण जो, अब संख्या भी कैसी होगी, गिनने वाली। अब गिनने वाली में भी अनिश्चित, जिसकी कोई निश्चितता का बोध नहीं हो, वो अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे। अगर निश्चितता का बोध हो रहा है तो फिर वो निश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे। तो ऐसे होने चाहिए जो गिनने वाला नहीं हो। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, समझो। वे विशेषण शब्द वे विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या आएंगे, जैसे मैंने कहा थोड़े, बहुत, कम, ज्यादा,
कुछ, कुछ भी आ जाता है इसमें। तो थोड़े, बहुत, कम, ज्यादा, कुछ, ये किसका बोध कराते हैं? अनिश्चित संख्या का। अब अनिश्चित संख्या का कैसे कराएंगे? जैसे मैंने यहां लिख दिया, थोड़े लड़के थोड़े लड़के, ज्यादा लड़कियां, ज्यादा लड़कियां, बहुत गायें, कम बकरियां, कुछ कुर्सियां, कुछ कुर्सियां इत्यादि। अब यहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है क्या? आप देखो, लड़के, लड़की, गाय, बकरी और ये कुर्सी, ये सब गिनने वाली चीजें, गिनने वाली हैं, लेकिन निश्चितता का बोध नहीं हो रहा कि कितने। अब जैसे मैंने कहा थोड़े लड़के, अब थोड़े कितने, ज्यादा लड़की कितनी ज्यादा, बहुत गायें कितनी गायें, तो कोई निश्चितता का बोध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं करा पाते हैं, अनिश्चितता की स्थिति का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या की कोई निश्चितता नहीं होगी, तो थोड़े, बहुत, कम, ज्यादा, कुछ, ये जो विशेषण शब्द होते हैं, ये किसके साथ आ रहे हैं? संख्या के, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे। अब इसके बाद में अगला जो भेद होता है वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा जो भेद होता है वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। देखो, परिमाण का मतलब होता है नाप, माप, तौल। एक तो होता है परिमाण, एक होता है परिणाम। परिमाण और परिणाम में अंतर होता है। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा और परिमाण का अर्थ होता है नाप, माप, तौल। तो परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है ये समझना। वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी, वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप या तौल, वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप, तौल इत्यादि का बोध कराते हैं, इत्यादि का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप या तौल। अब देखो, जो नाप होती है वो तो किस में होती है? मीटर में। माप होती है वो होती है लीटर या मिलीलीटर में। तो नाप मीटर या किलोमीटर में होगी, और जो माप होगी वो लीटर या मिलीलीटर में होगी, और जो तौल होती है वो होती है किलो में या ग्राम में। इस प्रकार इसका ध्यान रखना। तो वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप, तौल। अब जब नाप करेंगे तो नाप ऐसे होता है, माप होती है वो इस प्रकार से की जाती है, और तौल इस प्रकार से होती है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखना है। तो जैसे 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 यहां लिख दिया थोड़े, यहां आएगा थोड़ा, वहां थोड़े आया था, थोड़ा आता है यहां पर। अब इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। जैसे थोड़े या थोड़ा आएगा यहाँ, तो थोड़ा, बहुत, कम,
ज्यादा। अगर ये संख्या के साथ आ रहे तो संख्यावाचक है, यदि किसी नाप माप तौल के बाद साथ आ रहे तो ये परिमाणवाचक हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा कुछ जरा सा, ये सब किसका बोध कराते हैं? परिमाणवाचक विशेषण का। जैसे यहां लिख दिया थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, बहुत पानी, कम चीनी, ज्यादा घी, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, कुछ जमीन, कुछ जमीन, जरा सा पानी या जरा सा नमक। अब ये सब जो बोध करा रहे हैं वो किसका करा रहे हैं? अनिश्चित नाप माप तौल का, ठीक है ना। वे विशेषण शब्द जो किसी नाप माप तौल इत्यादि का बोध कराते हैं। अब ये निश्चित भी हो सकती है या अनिश्चित भी हो सकती है। तो किसी नाप माप तौल, तो इसको अगर और इसको विस्तार से लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित नाप माप तौल इत्यादि का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा, ये तो किस में आ जाएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक में, ठीक है ना। और अगर निश्चित आ जाएगी, जैसे 2 मीटर कपड़ा, तो वो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको ध्यान से और विस्तार से समझेंगे तो ध्यान देना। ये तो अनिश्चित में आ गया पूरा, कि ये पूरा का पूरा किसका बोध करा रहा है? अनिश्चित। लेकिन इसमें सिर्फ अभी हम परिमाणवाचक पढ़ रहे हैं, तो निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है, दोनों आ सकते हैं। तो दोनों आ सकते हैं, तो यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं, वे विशेषण शब्द जो किसी, वे विशेषण शब्द जो किसी, ध्यान देना, वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित, निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है, तो निश्चित या अनिश्चित नाप माप तौल इत्यादि का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब इसमें समझना, जैसे मैंने यहां लिख दिया, तो इसमें नाप माप तौल वाली चीज आएंगी। अब नाप माप तौल में जैसे मैंने यहां लिखा 2 मीटर कपड़ा, तो निश्चित हो गया। और निश्चित ये क्या है? नाप है। 2 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध, ये निश्चित माप हो गई। 5 किलो आटा, ये निश्चित तौल हो गई। थोड़ा घी, ज्यादा पानी, तो ये सब किसका बोध करा रहे? निश्चित या अनिश्चित नाप माप तौल इत्यादि का बोध करा रहे हैं। तो ये सब किस में आएंगे? परिमाणवाचक में। तो परिमाण में तो निश्चित और अनिश्चित दोनों आएंगे। जब इसके भेद करेंगे तो 2 भेद हो जाएंगे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है वो नाप माप और तौल। परिमाण आएगा
एक तो होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। दोनों में अंतर होता है। परिमाण का मतलब होता है नाप, माप, तौल। परिमाण और परिणाम का अर्थ होता है क्या परिणाम निकला, इसका नतीजा। ठीक है ना। तो परिमाणवाचक जो विशेषण है इसके दो भेद कर दिए जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद होते हैं और दो उपभेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक। एक तो हो जाता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा जो भेद होता है वो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो ये दो भेद हो गए परिमाणवाचक विशेषण के। तो सबसे पहला जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है वो समझिए। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं तो इसको समझिए। वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप, तौल इत्यादि की निश्चितता का बोध कराते हैं। इत्यादि की निश्चितता का बोध कराते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो किसी नाप, माप या तौल की निश्चितता का बोध करा दें। अब निश्चितता कैसे? जैसे मैंने यहां लिख दिया 1 मीटर रस्सी, 2 लीटर पानी, 3 किलो सेब। तो ये नाप हो गई, माप हो गई, तौल हो गई। 3 किलो सेब,
5 किलो चावल, तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं? निश्चित नाप, माप या तौल। तो यदि किसी विशेषण के द्वारा नाप, माप, तौल की निश्चितता का बोध कराया जाता है तो वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर 1 मीटर रस्सी नाप हो गई, 2 लीटर पानी माप हो गई, 3 किलो सेब ये तौल हो गई, 5 किलो चावल ये भी तौल हो गई। तो ये नाप, माप, तौल की निश्चितता का बोध करा रहे, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। दूसरा जो भेद होता है वो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा जो भेद होता है इसका वो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या आते हैं? जो किसी नाप, माप, तौल की अनिश्चितता का बोध कराएं। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप या तौल की अनिश्चितता का बोध कराते हैं वो आते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक में भी आते हैं। यदि गिनने वाली चीजों के साथ आ रहे हैं वो तो अनिश्चित संख्यावाचक हैं, और नाप, माप, तौल वाली चीजों के साथ आ रहे हैं तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो इसको समझिए, वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप, तौल इत्यादि की अनिश्चितता का बोध कराते हैं वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप, तौल इत्यादि की अनिश्चितता का बोध कराते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप या तौल की अनिश्चितता का बोध कराते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कैसे? जैसे मैंने यहां लिख दिया थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, जरा सा इत्यादि। अब देखो इसमें जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, जो ये शब्द है एक तो थोड़ा और एक थोड़े, ठीक है ना। थोड़ा शब्द तो आता है अनिश्चित परिमाणवाचक में और थोड़े शब्द आता है अनिश्चित संख्यावाचक में। कैसे? जैसे मैंने यहां लिख दिया थोड़ा कपड़ा और एक लिख दिया मैंने थोड़े कपड़े। अब देखो थोड़ा कपड़ा मतलब कपड़े की नाप के लिए आ रहा है, थोड़े कपड़े कपड़ों की संख्या के लिए आ रहा है। थोड़े कपड़े मेरे धो देना, थोड़े कपड़े मेरे प्रेस कर देना मतलब गिन के,
तो वो गिनने वाले हो गए। और थोड़ा कपड़ा, कपड़ा क्या है, थोड़ा मतलब कपड़े की नाप के लिए आ गया। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, थोड़ा कपड़ा तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। ये तो किस में आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। और ये जो थोड़े कपड़े हैं ये आएगा अनिश्चित संख्यावाचक में। ये किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। तो इस प्रकार इसका विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें देखिए जैसे मैंने यहां लिख दिया, थोड़ा कपड़ा बहुत घी कम चीनी ज्यादा पानी जरा सा नमक। तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं, अनिश्चितता का। क्या पता लग रहा है कि थोड़ा कपड़ा कितना थोड़ा, यहां लिख दिया बहुत घी कितना बहुत, तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा जरा सा, ये किसका बोध करा रहे हैं, अनिश्चितता का। और अनिश्चित क्या, नाप माप या तौल का। जो अनिश्चित नाप माप या तौल का बोध करा दे तो वहां कौन सा होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो देखिए नाप आ गया कपड़ा, माप आ गया घी, तौल आ गई चीनी और नमक, और ये पानी, ये क्या है, माप में आ जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। तो वे विशेषण शब्द जो किसी नाप माप तौल इत्यादि की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। अनिश्चितता, अब देखो थोड़े बहुत कम ज्यादा कुछ, ये सब किस में आते हैं, संख्यावाचक में भी, और यहाँ भी आ रहे हैं। यदि ये किसी संख्या, गिनने वाली संख्या के लिए आ रहे हैं तो ये किस में आ जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। और किसी नाप माप तौल की अनिश्चितता के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। अब इसके बाद जो आगे समझना है वो अगला भेद होता है संबंधवाचक सर्वनाम। सॉरी, संबंधवाचक नहीं, जो अगला जो भेद होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। अगला भेद कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा उपयोगी होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसी को क्या कह देते हैं, इसी को कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। इसी को क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, ये ध्यान से समझना। देखो एक तो होता है सर्वनाम, एक होता है विशेषण, एक होता है सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम इस तीनों के अंतर को समझेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो पहले इसके बारे में समझिए ध्यान से। देखो ध्यान देना, सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण को समझने से पहले हम तीन बात करेंगे। सबसे पहले एक तो सर्वनाम पर, एक विशेषण पर और एक सार्वनामिक विशेषण पर। ध्यान से समझना, किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है सर्वनाम। किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द होता है विशेषण। और यदि कोई विशेषण, अर्थात ऐसे कहें यदि कोई सर्वनाम
संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो जाए वो कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण, और जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो जाए या किसी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा आ जाए वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब ध्यान देना, ध्यान से समझना इसको, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही होता है। जैसे मैंने कहा इसे लाओ, अब ये इसे लाओ, इसे, ये शब्द जो इसे है ये किसके स्थान पर आया है? संज्ञा के। ये इसे शब्द किसके स्थान पर आया है? संज्ञा के स्थान पर आया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सर्वनाम। और अब मैंने यहां लिख दिया इस पुस्तक को लाओ। अब ये इस शब्द किसके तुरंत पहले आ रहा है? पुस्तक संज्ञा के। पहले तो इसे शब्द किसके स्थान पर आ रहा था? पुस्तक के, इसलिए ये सर्वनाम हो गया, संज्ञा के स्थान पर है। अब ये संज्ञा के तुरंत पहले आ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त है तो वह सर्वनाम है, यदि वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो जाए तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब मैं इसमें भी एक और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है वो ये बात ध्यान रखनी है, जैसे समझना, मैंने लिख दिया यहां पर यह मेरी है, यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है, यह मेरा भाई है। अब देखो ये चारों बात समझना, यह मेरी है। अब यह किसके स्थान पर आ रहा है? किसी संज्ञा के स्थान पर। यह मेरी है, तो यह किसके स्थान पर आ रहा है? संज्ञा के पे। पुस्तक मेरी है, पुस्तक की जगह पे यह आ गया तो यह मेरी है। या ऐसे कह दिया यह लाओ, तो यह क्या लाओ? पुस्तक। तो यह तो सर्वनाम है, यह तो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब यह मेरी पुस्तक है, तो यह शब्द किसके स्थान पर आ रहा है? पुस्तक के, इसलिए ये क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाया? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। यहां पर यह किसके तुरंत पहले आ रहा है? पुस्तक के। पुस्तक के तुरंत पहले आ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। और यहां पर यह शब्द किसके स्थान पर आ रहा है? भाई के। अब भाई के स्थान पर आ रहा है तो भाई क्या है? निश्चित, भाई क्या है? व्यक्ति है। अब सजीव प्राणी है तो ये किस में आएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो इसको समझिए, परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वह यही होता है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो लिख रहा हूं, ध्यान देना, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर, संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर विशेषता का बोध कराते हैं, विशेषता का बोध कराते हैं,
अर्थात जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो या सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब देखो ध्यान से सुनना, यदि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर विशेषता का बोध कराते हैं, अर्थात जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो या सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब वो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब सार्वनामिक विशेषण कैसे कहलाएगा? जैसे इस पुस्तक को पढ़ो, इस पुस्तक को पढ़ो। तो यहां पर इस पुस्तक को पढ़ो, तो ये इस शब्द किसके तुरंत पहले आ रहा है? पुस्तक के। या इस सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ रहा है? ये पुस्तक। तो ये सर्वनाम क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। जैसे उस गेंद से खेलो, तो उस गेंद से खेलो, तो ये गेंद क्या है? संज्ञा है, और इसके तुरंत पहले क्या आ रहा है? सर्वनाम आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार यह घड़ी मेरी है, यह घड़ी। अब यह शब्द किसके तुरंत पहले आ रहा है? घड़ी के। तो यह क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यह घड़ी मेरी है। वह लड़का मेरा भाई है। वह लड़का मेरा भाई है। तो लड़का के तुरंत पहले क्या आ रहा है? वह क्या है? सर्वनाम है। अब ये किसके तुरंत पहले आ रहा है? संज्ञा लड़का के। तो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो यह घड़ी मेरी है, वह लड़का मेरा भाई है। इस पेन से लिखो, इस पेन से लिखो। तो ये इस क्या है? सर्वनाम है। किसके तुरंत पहले आ रहा है? पेन संज्ञा के। तो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण।
उस चाकू से काटो, उस चाकू से काटो। तो ये उस क्या है, सर्वनाम है। किसके तुरंत पहले आ रहा है, चाकू संज्ञा के। उस दृश्य को मैं भुला नहीं सकता। अब देखो इसमें समझना, उस दृश्य को मैं भुला नहीं सकता और उसे मैं भुला नहीं सकता। उस दृश्य को मैं भुला नहीं सकता और उसे मैं भुला नहीं सकता। दो वाक्य मैंने लिखे हैं, दोनों को ध्यान से समझना। अब यहां पर जो उसे शब्द आया है, ये किसके लिए आया है, उसे, किसी संज्ञा के स्थान पर आया है, इसलिए ये क्या है, सर्वनाम है। और यहां पर उस शब्द किसके तुरंत पहले आ रहा है, दृश्य। और दृश्य होती है भाववाचक संज्ञा। और दृश्य क्या है, भाववाचक संज्ञा। जब दृश्य भाववाचक संज्ञा है तो संज्ञा के तुरंत पहले उस आ रहा है, तो ये उस क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। उस दृश्य को, इस पुस्तक को, इस गेंद को, तो इसमें संकेत भी करते हैं, इसलिए संकेतवाचक विशेषण भी कहलाता है। तो इसका ध्यान रखना है, जब उससे किसके स्थान पे आया, संज्ञा के, तो सर्वनाम है। और जब उस दृश्य के तुरंत पहले आया तो क्या कहलाया, सार्वनामिक विशेषण कहलाया। और समझिए, यह कार्य कठिन है, यह कार्य कठिन है। अब यह कार्य क्या है, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा के तुरंत पहले यह सर्वनाम आ रहा है, करना क्रिया है, कार्य भाव है, तो कार्य भाववाचक संज्ञा हो गई, तुरंत पहले सर्वनाम यह आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो ये बात ध्यान रखनी है कि यदि कोई शब्द संज्ञा के तुरंत पहले आ जाए और वह शब्द सर्वनाम हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर उस दृश्य और दृश्य वालों को, दोनों को कहां पर लेके समझेंगे, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में। देखो ध्यान देना, तो मैं यहां लिख रहा हूं, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। देखो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है, ये बात समझना ध्यान से। यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर आ रहा है तो वह सर्वनाम है, लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले आ जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यहां समझना, यदि कोई शब्द यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह सर्वनाम कहलाता है।
यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह सर्वनाम कहलाता है, लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो, संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो ध्यान रखना, देखो क्या अंतर होता है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में। यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है तब तो वह सर्वनाम है, लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। कैसे? जैसे समझना, जैसे इससे खेलो। अब इससे किससे? किसी संज्ञा के स्थान पे आ रहा है, इसलिए ये क्या है? सर्वनाम है। इससे खेलो, इस बॉल से खेलो। अब यहां पर जो इस शब्द है ये किसके स्थान पर आ रहा है? संज्ञा के, इसलिए ये तो क्या हो गया? सर्वनाम। और यहां इस किसके तुरंत पहले आ रहा है? संज्ञा के, इसलिए ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। जब इस शब्द संज्ञा के स्थान पर आया तो सर्वनाम है, संज्ञा के तुरंत पहले आया तो सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार और देखिए, जैसे मैंने कहा यह पढ़ो। अब यह पढ़ो, क्या पढ़ो? तो यह शब्द किसके स्थान पर आ रहा है? संज्ञा के स्थान पर, इसलिए ये क्या होगा? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आ रहा है इसलिए क्या है? सर्वनाम। और मैंने यहां कह दिया यह पुस्तक पढ़ो या यह पत्र पढ़ो, यह पत्र पढ़ो। अब यहां पर यह शब्द किसके तुरंत पहले आ रहा है? पत्र के, और पत्र क्या है? संज्ञा है। पत्र क्या है? संज्ञा है। तो यह क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ध्यान रखना है, वो यही रखना है कि यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है तो सर्वनाम है, संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो रहा है सार्वनामिक विशेषण है। तो ये अंतर समझ आ गया होगा सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में। तो इसका विशेष ध्यान रखना, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। तो यहां से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो आगे, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद में जो अगला है वो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। विशेषण का जो अगला भेद है वो क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण। इसको कुछ विद्वान मानते नहीं है, लेकिन ध्यान रखना व्यक्तिवाचक विशेषण भी होता है। ये वही विद्वान नहीं मानते जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं,
क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती, बल्कि वह विशेषण बनता है जिसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर ले, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। तो यहां समझ लो पहले, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर ले, विशेषण का रूप धारण कर ले, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे समझना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे मैंने यहां लिख दिया जयपुर, जैसे मैंने कहा जयपुर। अब जयपुर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जयपुर से बना दिया मैंने जयपुरी। जयपुर से क्या बना दिया? जयपुरी। तो जयपुर से जयपुरी बनाया, तो जयपुर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जयपुरी क्या हो गया? विशेषण। तो जयपुर से बना दिया जयपुरी रजाइयां। जयपुर से क्या बना दिया? जयपुरी रजाइयां। तो यहां पर रजाइयां तो क्या है? संज्ञा है, और ये क्या हो गया? जयपुरी विशेषण, जयपुरी रजाइयां। इसी प्रकार एक शब्द लिया मैंने जोधपुर। अब जोधपुर में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जोधपुर से बना दिया जोधपुरी साफे। तो साफे तो संज्ञा हो गई, और जोधपुरी क्या हो गया? विशेषण हो गया, जोधपुरी साफे। तो ये विशेषण हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। इसी प्रकार बीकानेर, बीकानेर में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और बीकानेर से क्या बनेगा? बीकानेरी। बीकानेर से क्या बनेगा? बीकानेर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और बीकानेर से बना दिया बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया या बीकानेरी रसगुल्ले। तो बीकानेरी रसगुल्ले। तो रसगुल्ले तो क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा, सॉरी, रसगुल्ले तो क्या हो गई? या रसगुल्ले क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा से क्या पर इसके पहले क्या आ रहा है? बीकानेरी। तो इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो रसगुल्ले विशेष है, बीकानेरी विशेषण है। अब विशेषण बना किससे है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बीकानेर से, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। इसी प्रकार शब्द लिख दिया जैसे कश्मीर। कश्मीर में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और कश्मीर से क्या बना दिया? कश्मीरी केसर।
कश्मीर में कौन सी संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक। और यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा ने किसका रूप धारण कर लिया? विशेषण का। तो इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो यहाँ जो विशेष ध्यान रखना है, ये वो ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर ले तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर जितने भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कश्मीर, इन्होंने किसका रूप धारण कर लिया? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। तो इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो यहाँ पर जयपुर, जयपुरी, जयपुर से बना दिया जयपुरी रजाइयां। जोधपुर से बना दिया जोधपुरी साफे। बीकानेर से बीकानेरी रसगुल्ले, कश्मीर से कश्मीरी केसर। तो इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कश्मीर चारों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब इन्होंने रूप धारण कर लिया जयपुरी रजाइयां। तो रजाइयों की विशेषता बताई जा रही है जयपुरी, साफों की विशेषता बताई जा रही है जोधपुरी, रसगुल्लों की विशेषता बताई जा रही है बीकानेरी रसगुल्ले, और केसर की विशेषता बताई जा रही है कश्मीरी केसर। इसी प्रकार जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर नागौर। अब नागौर शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नागौर से क्या बना दिया? नागौरी बैल। बैल प्रसिद्ध है, नागौर की चाय भी प्रसिद्ध है, नागौरी बैल। तो ये नागौरी बैल, नागौर से नागौरी बन गया। तो नागौर क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। अब नागौरी ने रूप किसका धारण कर लिया? व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण का। तो ये कौन सा विशेषण होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर ले तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये सभी जो उदाहरण हैं देखने से आपको पता लग रहा होगा। जैसे जोधपुर, जयपुर लिखा, वैसे ही हम लिख सकते हैं गुजरात। और गुजरात में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और गुजरात से हमने क्या बना दिया? गुजराती। गुजरात से बना दिया गुजराती ढोकला। तो ढोकला तो यह संज्ञा हो गई, और ढोकले की विशेषता बताई जा रही है गुजराती। तो गुजराती विशेषण हो गया, बना किससे? व्यक्तिवाचक संज्ञा से। इसलिए इसमें कौन सा होगा? अब यहाँ पर जितने भी ये उदाहरण लिखे हैं, जैसे जयपुर से जयपुरी, बीकानेरी, कश्मीरी, नागौरी, गुजरात से गुजराती, ये सब व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये आपको पता होना आवश्यक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए, यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विकल्प में 5 होगा तो उत्तर 5 होगा। ठीक है ना? विकल्प में 5 ना दे तो उस स्थिति में 4 करना है। और 4 में गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। 5 दे रखा है तो उत्तर 5 होगा। और 5वां भेद गुणवाचक विशेषण होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो विशेषण बन रहा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बन रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। तो 5वां भेद कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बात ध्यान रखनी है, ये चीज। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।